रिएक्शन इस पर मैं लूंगी, लेकिन आईटीवी नेटवर्क के अखबार आज समाज के 20 साल पूरे हो चले हैं, सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं, विश्वास की यात्रा जारी। आइए उसकी तस्वीरें आपको दिखाएं। साथ मौजूद है और आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब बस कुछ ही क्षणों में इस कार्यक्रम की, इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, जहां हम बातचीत करेंगे हरियाणा के विकास को लेकर। हम बात करेंगे जो रोड मैप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रखा है, उस रोड मैप को अचीव किस तरीके से किया जा रहा है, और अचीव किया जा रहा है तो किस तरीके से अड़चनें जो हैं वो इस वक्त देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल अभिषेक, और एक भी पल गंवाए बिना इस पहले सेशन की मैं शुरुआत करूंगी और मैं मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर रहें और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया न्यूज हरियाणा ज्योति सांगवान जी। ज्योति, ओवर टू यू। एक बार जोरदार तालियां। आज समाज के 20 साल के इस सफर पर सीएम साहब, हमारे लिए बेहद खास ये भी हो जाता है कि आप हमारे साथ मंच पर हैं। तमाम जो लोग सुन रहे हैं वो हरियाणा के मुद्दों पर, आपके सफर पर, विकास पर, विजन पर आपके जवाब जानना चाहेंगे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे पिछले विधानसभा चुनाव से। हरियाणा गठन के बाद बीजेपी को अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट मिला। आपका नाम अनाउंस था, आपका चेहरा था। कैसे, क्या ये नायाब फॉर्मूला आपने लगाया कि करिश्मा कर दिखाया ऐतिहासिक? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज हरियाणा आज समाज को बधाई देता हूं, क्योंकि अपने गौरवशाली 20 वर्ष पूरे किए हैं। एक ऐसी आवाज़ जिसने आमजन की आवाज़ को उठाने का काम किया है और सरकार की योजनाओं को भी आम जन तक पहुंचाने का लगातार काम किया है। मैं सबसे पहले तो आज समाज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि 20 साल पूरे किए हैं और आगे भी जिस प्रकार से, जिस गति से ये लोगों की आवाज़ बन कर के काम कर रहा है, आगे भी ये इसी आवाज़ के साथ लोगों की समस्याओं को और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सवाल जवाब के सिलसिले पर आए उससे पहले आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या सीएम नायब सिंह सैनी आज समाज पढ़ते हैं? बिल्कुल, मैं सभी जितना समय मुझे लगता है मैं पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों खबरें देखता हूँ। दोनों देखता हूँ, पॉजिटिव भी देखता हूँ और नेगेटिव भी देखता हूँ। दोनों ज़रूरी है देखनी, है ना? नेगेटिव में विपक्ष क्या बोल रहा है उसको भी मैं ध्यानपूर्वक देखता हूँ, क्योंकि अच्छा एक लोकतंत्र तभी डेवलप होता है जब वो विपक्ष की बात को भी देखे। बिल्कुल। विपक्ष क्या बोल रहा है, अगर उसमें से जो वो बातें बोलते हैं उनमें जो अच्छी बातें होती हैं, कि जो समाज हित की बातें हैं, उन बातों को जरूर ग्रहण करते हैं। परंतु कई बार विपक्ष इस प्रकार की बातें बोलता है जिसका कोई पैर भी नहीं होता, किसी का कुछ तथ्य भी नहीं होता, तो फिर वो बातें ऊपर से निकलती हैं। अच्छे सुझाव होते हैं तो अच्छे सुझाव होते हैं बड़ी भूमिका रहती है, बिल्कुल लेते हैं उनके। और यही बात मैं विपक्ष के साथियों को विधानसभा में भी बोलता हूं कि आप जो अच्छे सुझाव हैं, सरकार मानती है, ऐसा नहीं है। जो अच्छे सुझाव होते हैं उनको कौन नहीं मानता, मानता है उनको, क्योंकि वो जनता के हित की बात है। वो अगर हमारे ध्यान में कोई विषय नहीं है, विपक्ष के ध्यान में कोई विषय आया है, तो उस बात को जरूर ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उससे भागना चाहिए कि विपक्ष ने बोला है, हम उसको ग्रहण करते हैं। परंतु जब विपक्ष इस प्रकार की बातें भी करता है कि उसका कोई तथ्य नहीं होता, बिना तथ्यों के बात करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, ये विपक्ष ने 2-3 विषय ऐसे लिए। एक ले लिया कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान को खतरा हो जाएगा। भाई कहाँ खतरा हो गया?
प्रधानमंत्री जी तो संविधान के अनुरूप देश को चला रहे हैं, परंतु खतरा किसी और को नहीं है। इनके समय में क्या हालात हुए हैं, इनके समय के अंदर संविधान को किस प्रकार से अपमानित किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उस सम्मान को जो उन्होंने इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, कोई व्यक्ति है, ये संविधान ही तो है, उसको लगता है कि मेरी कोई अगर बात नहीं सुनेगा तो इस संविधान के तहत मैं सुरक्षित हूँ। परंतु मोदी जी इस संविधान के अनुरूप इस देश को चला रहे हैं, परंतु विपक्ष इस प्रकार की बात करता है। फिर वोट चोरी का ले आए। अब आपके सामने है कि जब उन्होंने वोट चोरी के आरोप लगाए, तुरंत हमारे मीडिया कर्मी भी जहाँ जहाँ उन्होंने नाम लिए वहाँ पहुँच गए। इंडिया न्यूज हरियाणा भी गया, हमने गए भी हैं, लोगों से मैं तो बात कह की, रहा हूँ हमने आप पड़ताल इंडिया की। न्यूज हरियाणा वहाँ गया और उन्होंने जाके घरों में जाकर के पूछा, घरों में जाकर के वहाँ कितने लोग रह रहे हैं, उन्होंने कहा है, हमने तो स्क्रीन के ऊपर ही देखा है इंडिया न्यूज की, कि उन्होंने लोगों ने कहा कि हम तो 4 लोग यहाँ रहते हैं, हमारी तो वोट ये बनी, हम तो वोट पोल करके आए हैं, परंतु जो आरोप लगे गए कि यहाँ 200 वोट बन गए, यहाँ 250 बन गए, 300 बन गए और वो फर्जी वोट बन गए, इस प्रकार की बातें कही गई, परंतु धरातल पे कुछ भी नहीं है, हवा में बातें, ये सिर से ऊपर निकलती हैं बातें। ये इस प्रकार का अगर विपक्ष झूठ बोलता है तो उसका कोई तथ्य नहीं होता। तथ्य होता है कि वो अच्छी बात करे जिसमें से कुछ पब्लिक के हित में बात हो और उसको ग्रहण करके उसको लागू कर सके। सरकार का दायित्व है, हम इस बात को लेकर के करते हैं। अभी विधानसभा के अंदर आपके सामने है जो विषय लेकर के आए, अविश्वास प्रस्ताव ले आए। भाई अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, जब आप कोई विषय लेकर के आए हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। बिना नंबर्स के, हमने हुड्डा साहब से भी पूछा कि बिना नंबर्स के लेकर आए अविश्वास प्रस्ताव, वोटिंग से पहले वर्कआउट नहीं, कर चलिए गए, आपने भी कहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि अगर कोई वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, उसके अंदर वो कई विषय लेकर के आए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, करिए भाई चर्चा, हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए, परंतु जब अपनी बात तो कह दी, कड़वी बात पक्ष को सुना दी, और जब पक्ष विपक्ष को सुनाने की बात करता है फिर भाज गए, ये भी ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए विपक्ष को। शुरुआत में जो हमने बात की सीएम साहब, उस पर एक बार फिर से आते हैं। 56 दिन का पिछली बार आपको समय मिला कामकाज करने के लिहाज से, क्या ऐसा कर दिखाया आपने कि हरियाणा के वोटर्स ने आपको भर भर के उतना वोट दिया जितना बीजेपी को कभी नहीं मिल पाया था हरियाणा में, सबसे बड़ा मैंडेट अब तक का? नहीं, देखिए मैं इसके ऊपर तो एक बात कहना चाहता हूँ, मैं प्रदेश के लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने विकास को चुना है और जिस प्रकार का वातावरण विपक्ष ने खड़ा किया था उसमें से इस प्रकार की बू आ रही थी कि हम भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग नहीं चाहते, लोग जो भ्रष्टाचार की बातें उसमें से आ रही थी जब ये बोलते थे विपक्ष, तो लोगों के अंदर भय था भी जैसे पहले भ्रष्टाचार होता था ये फिर वही बढ़ जाएगा। लोग डरते हैं, लोग डरते हैं कि भ्रष्टाचार से हमें दिक्कत आ जाएगी। तो मेन कारण नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने उनको प्यार किया है। 11 वर्षों में 10 वर्षों में जो हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के काम किया है, उसका परिणाम है कि नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बनी है। इन्होंने तो इस प्रकार का वातावरण खड़ा कर दिया था। एक हमारे हरियाणा के अंदर देखते हैं हम, हरियाणा में भी चाहे पूरे देश के अंदर कहीं भी देखें, एक कहीं मौसम ठीक ठाक होता है, कोई दिक्कत नहीं होती कहीं पर भी, परंतु एक गुब्बारा सा बन जाता है, गुब्बारा सा बन के वो पूरा इतना बड़ा तूफान बन जाएगा कि नुकसान कर देता है काफ़ी कई जगह। तो वो तूफान सा जो बनता है, कांग्रेस का वो गुब्बारा बना था, इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की,
परंतु डह गया, वो गुब्बारा था उनका। कितना पैसा इन्होंने खर्च किया होगा इसके ऊपर कि कांग्रेस की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार बन गई। ये बड़ा इसके पीछे ताकत लगाई इन्होंने, कोई वैसे नहीं बना। लेकिन आप उस वक्त भी फुल कॉन्फिडेंट थे? नहीं देखिए, हम बहुमत से सत्ता में आ रहे हैं, चाहे कोई कुछ कहे। कॉन्फिडेंट मैं इसके ऊपर था कि मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उन कामों के ऊपर हम कॉन्फिडेंट थे कि सरकार बनेगी। और देखिए, आदरणीय मोदी जी ने जिम्मेवारी दी, हरियाणा के लोगों ने विश्वास किया। मैं धन्यवाद करता हूं पूरे हरियाणा प्रदेश का। लगभग मैं हर मंच के ऊपर ये बात बोलता हूं कि एक बहुत बड़ा विश्वास आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर और भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर लोगों ने किया है। लोग विकास चाहते हैं, लोग भ्रष्टाचार नहीं चाहते। कांग्रेस की बातों में जब इलेक्शन चल रहा था भ्रष्टाचार आ रहा था, और मैं एक मंच के ऊपर मैंने बोला भी था कहीं पर, एक इनके प्रत्याशी ने एक बात कही कि हमारी सरकार बन रही है, सबसे पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, फिर रिश्तेदारों का भरूंगा। ये बात राहुल गांधी को पता चली। राहुल गांधी ने अपनी हरियाणा की चुनाव की कैंपेन वहीं से शुरू की। ये गजब का ये बात बहुत बड़ा थी। सेल्फ गोल अपने आप में हो जाता है, इस तरह के बयान देना, खुद को नुकसान पहुंचाना। तो कांग्रेस हताश है, निराश है अपनी गलतियों के कारण, क्योंकि इनके पास विजन नहीं है, नीति भी नहीं है, नियत तो है ही नहीं है। नियत तो भ्रष्टाचार की है, नियत भी नहीं है इनकी। अच्छा, तीसरी बार लगातार सत्ता में आए हैं सीएम साहब, क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं है पब्लिक में, या प्रो नहीं, देखिए- इनकम्बेंसी जैसी कोई रवायत आप लोगों ने शुरू कर दी है हरियाणा में? नहीं देखिए मैडम, एंटी इनकम्बेंसी मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी थी। आप लोग देख रहे हैं 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। दूसरी बार में क्योंकि विपक्ष ने इस प्रकार का खड़ा किया कि एक बार एक दल की सरकार आती है, दूसरी बार दूसरे दल की आती है, इस प्रकार का दुष्प्रचार किया, परंतु उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे हमें सहारा लेना पड़ा। तीसरी बार जब चुनाव चल रहा था इन्होंने इस प्रकार का सहारा नहीं भी लेते तो भी सरकार चलाने की स्थिति में तो थे आप लोग, निर्दलियों के सहारे। खैर नहीं थे, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, परंतु कई परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं कि जिससे कि क्योंकि जो गैप है, गैप बड़ा था। तीसरे बार में भी कांग्रेस ने, जैसा मैंने कहा है कि इस प्रकार का बड़े स्तर के ऊपर इन्होंने दुष्प्रचार किया कि कांग्रेस की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार बन गई। हर आदमी बोल रहा था, क्योंकि दिख भी रहा था भी पिछले बार 40 आए हैं, और उनके पिछले बार जो लोकसभा की सीटें थी उसके आधार के ऊपर भी वो बोल रहे थे भी जब इतनी सीटें हमारी आई लोकसभा की और हमारी 40 विधानसभा की आ गई, अब की बार तो 5 आई हैं हमारी लोकसभा की सीटें, अब तो हम सरकार में हैं, 70 सीटें आ रही हैं, 80 सीटें आ रही हैं। इस प्रकार का दुष्प्रचार खूब किया और लोगों में इस बात को पहुंचाने का भी इन्होंने काम किया। परंतु मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा प्रदेश के लोगों का कि जिन्होंने उस दुष्प्रचार, उस कुचक्कर को तोड़ने का काम किया और नॉन स्टॉप बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उसके ऊपर मोहर लगाई है, मोदी जी की नीतियों पे मोहर लगाई है। और मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं, उस वक्त तो लोग डर रहे थे थोड़ा भी भाई पता नहीं कांग्रेस की सरकार ही आएगी हो, ये डर था, परंतु वो डर हरियाणा प्रदेश के लोगों का निकल गया है। 2029 के अंदर और बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हमें विश्वास है पूरा। अब जब आप ये दावा कर रहे हैं, करीब 1.25 साल हुआ है नायब 2.2 कार्यकाल को, संकल्प पत्र के हिसाब से बात करें सीएम साहब, संकल्प पत्र को लेकर बात करें, कितनी प्रगति हुई है, कितने वादे पूरे कर लिए गए, कितने पाइपलाइन में हैं, जो अक्सर आप ब्रीफ भी करते हैं?
हाँ देखिए, हमने 217 संकल्प लिए थे और जब हम अपना संकल्प पत्र ये 3.0 सरकार का तैयार कर रहे थे, पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी थे, जब हमारी उच्च स्तरीय बैठक थी उसमें चर्चा चल रही थी और उसके बाद मैंने प्रेस को ब्रीफ भी किया था। मैंने ये कहा था, रोहतक में बड़ी बैठक थी, बैठक के बाद मैं प्रेस से रूबरू हुआ था। मैंने कहा था कि हमारा 2014 का जो संकल्प पत्र है आप उसको भी देखिए, 2019 का संकल्प पत्र है उसको भी देखिए। हमारे 2014 का 2019 का पूरा संकल्प हमने कंप्लीट किया है। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, कांग्रेस के घोषणा पत्र को भी मखा देखिए, 2004 का उनका घोषणा पत्र, आज उनका याद भी नहीं होगा कांग्रेस के भी हमारा घोषणा पत्र क्या था। चलो कहीं किताब पढ़ी होगी इधर उधर तठाए का, वो उसमें पढ़ का बता दें, अलग बात है, परंतु याद नहीं है, याद रहता भी नहीं इनके। कांग्रेस के घोषणा पत्र याद नहीं रहता। आपने तुलना की दोनों ही संकल्प पत्र की, आप कांग्रेस के संकल्प पत्र की तुलना कर रहे थे बीजेपी वालों से, तो उस पर लगातार काम हो रहा है, ये आपका दावा है और उसको हाँ, लेकर आप बहुत बार मैं वही बता रहा था कि हमने 217 संकल्प लिए, 53 संकल्प हमने पूरे कर दिए, 153 के ऊपर काम चल रहा है, इस गति से काम चल रहा है। उसमें महत्वपूर्ण संकल्प हैं। हमने सबसे पहला ये कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किडनी का पेशेंट है उसको हम हरियाणा प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के अंदर मुफ्त में हो रहा। तुरंत पहले ही साइन के ऊपर मेरे फाइल पे साइन हुए, तो इसी के ऊपर हुए कि हमने उसको मुफ्त किया है। आज हरियाणा में किसी भी व्यक्ति का सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में अगर डायलिसिस कराता है तो उसका कोई पैसा नहीं लगता, नहीं तो एक डायलिसिस का एक व्यक्ति का 25 से 30 हज़ार रुपये एक डायलिसिस का खर्चा आता है। और अगर कई व्यक्तियों को 2 डायलिसिस या 3 डायलिसिस कराने पड़ते थे, लाखों रुपए उसका खर्चा हर महीने का होता था और इस बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। वो कई बार तो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाता था, परंतु हमारी सरकार ने ऐसे लोगों को कि वो गरीबी रेखा के नीचे न जाए, उनको दिक्कत ना हो, इस डायलिसिस को मुफ्त करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है और इसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। दूसरा संकल्प हमने ये लिया था कि हम जब मैं रिजल्ट निकाल रहा था, मेरे पास बहुत कम समय था क्योंकि 12 जब 25 साल के प्रतियोगी सारे ऐसे वायदे जो लगातार हमने किए हैं। हमने गांव के अंदर जो पंचायत भूमि थी, पंचायत भूमि के ऊपर जो लंबे समय से अपना मकान बना रखा था, उनके ऊपर भी एक कानूनी तलवार लटकती रहती थी कि कोई व्यक्ति शिकायत कर देता था, मकान कोर्ट आदेश कर देता था कि मकान को गिरा दो। हमारे सामने भी बड़ी मजबूरी आती थी, तो हमने निर्णय किया कैबिनेट के अंदर कि इसके ऊपर एक एक्ट बनाया जाए। हमने संकल्प पत्र में कहा था, हमने पहले ही उसके अंदर एक एक्ट बना दिया। कैबिनेट की बैठक के अंदर ये निर्णय कर लिया कि जो 20 साल से अधिक पंचायत भूमि के ऊपर जिसका मकान बना हुआ है, ऐसे लोगों को मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार करेगी। और हम उसको कैबिनेट में पास किया, फिर विधानसभा में लेकर गए, एक्ट बना दिया। आज उनको एक बड़ी राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया, क्योंकि हमने संकल्प पत्र में कहा था। हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर ये भी कहा था कि हम अपने किसान की सारी फसल 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। आज उसका नोटिफिकेशन हो गया, सारी फसलें हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को भी बोलता हूँ, मगर वही हिमाचल में भी जाया हो, घूम के आना चाहिए, कर्नाटक में भी जाना चाहिए, तेलंगाना में भी जाना चाहिए। मखा आपका सहयोगी है पंजाब आम आदमी पार्टी, वहाँ भी गेड़ा मार लेना चाहिए भी भाई सारी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही या नहीं खरीदी जा रही, या क्यों नहीं खरीदी जा रही। खरीदनी चाहिए किसान की, किसान को गुमराह नहीं करना चाहिए। गुमराह करने में कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता, दिक्कत भी नहीं लगता, अफवाह फैलानी होती है क्योंकि झूठ ज़्यादा फैल जाता है।
और जब तक सच्चाई आती है तब तक नुकसान हो जाता है काफ़ी। ये इस प्रकार के लोग हैं कि नुकसान करने में भी पीछे नहीं है। हमने लगभग हरियाणा के अंदर 217 में से जो मैंने कहा है कि 53 संकल्पों को हमने पूरा किया है और लगभग 153 के करीब काम चल रहा है, जिसको इस साल में हम पूरा कर लेंगे। तो हरियाणा के लोगों ने सुना, विस्तार से सीएम साहब ने बताया है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या क्या किया गया। शुरुआत हरियाणा की युवाओं के लिए मैं एक और नौकरियों की भी आप बात कर रहे थे। इस साल के अंदर, इस साल में जो मेरा 1 साल हुआ है मेरी सरकार का, इस साल के अंदर हमने 34,000 हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दे दी। 34,000 बच्चों को दे दी। और अभी 5500 और पुलिस की निकली हुई हैं, जिसके फार्म कल परसों ही बंद हुए हैं। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की निकल रही है। लगभग 8,500 नौकरियां अभी भी फार्म अप्लाई हो रहे हैं और डिमांड मांगी जा रही है कि जितने भी हमारे पास पोस्टें हैं लगभग उनको धीरे धीरे करके हम भर रहे हैं और अभी भी चल रहा है। मैंने कहा है कि देखिए, हरियाणा गठन के बाद बीजेपी ने एचपीएससी के माध्यम से, एचएसएससी के माध्यम से सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं किसी भी सरकार के मुकाबले। पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म किया गया, मेरिट के आधार पर नौकरियां दे रहे हैं, ये भी दावा है। लेकिन विपक्ष इन दिनों जो मुद्दा उठा रहे हैं सीएम साहब, बाहरी बनाम स्थानीय युवा, ग्रुप ए और ग्रुप बी को लेकर, उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? तमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कहा है कि विपक्ष झूठ की दुकान खोल के बैठा है और झूठ का सामान बड़ा बेचता है, बिक भी जाता है झूठ का सामान। चुनाव में तो नहीं बिक पा रहा है। नहीं, चुनाव में नहीं, वो समझते हैं लोग समझ रहे हैं ये तो झूठ ही बोल रहे। और अभी तो जमी क्लियर हो गया जब वोट चोरी का आरोप लगाया और वोट चोरी के बाद जब आप लोगों ने जा कर के ग्राउंड के ऊपर, जीरो ग्राउंड के ऊपर देखा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो सारा शीशा सामने आया। और जो ये बाहरी वोट नौकरी की बात कर रहे हैं, मैं कांग्रेस के लोगों से ये बात पूछना चाहता हूँ। मेरे हरियाणा का युवा महाराष्ट्र में जाकर के नौकरी करता है सरकार की। मेरे हरियाणा का युवा राजस्थान में नौकरी करता है जाकर के। मेरे हरियाणा का युवा यूपी के अंदर नौकरी करता है, पंजाब में नौकरी करता है, हिमाचल में नौकरी करता है, देश के किसी भी राज्य के अंदर जाकर के नौकरी करता है मेरे हरियाणा का युवा। अगर बाहर का कोई व्यक्ति, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर सरकार है, हमने कहा भी है, हमारे पास आंकड़े हैं कितने बाहर से आए हैं, कितने हरियाणा के लगे हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से सारे आ गए हैं, हमारे यहाँ के बाहर जाते हैं, बाहर के यहाँ भी आते हैं, परंतु मुद्दा नहीं है। कोई भी गुमराह कर रहे हैं लोगों को। भाई गुमराह कर रहे ना करें आप, हम ये बार बार कह रहे हैं, मेरे पास सारे तथ्य हैं। अगर आवश्यकता पड़ी हम विधानसभा में रखेंगे, सुनना चाहिए, नहीं तो उठ के भाग जाएंगे। ये सुनेंगे भी नहीं वहाँ पर। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों को हम बताएंगे, हमारे पास सारे तथ्य हैं। होता है, देखिए, जिस बच्चे ने क्वालिफाई किया है, जब ट्रांसपेरेंसी है तो ट्रांसपेरेंसी है। तो इनके मेरिट के आधार पर दे रहे हैं हम तो इनके यहाँ तो अगर एचसीएस कोई लगता था, इनके मामे का छोरा लग जाता था और आपके सामने आपके टीवी चैनल के ऊपर आ जाता था, भाई उसका लिस्ट निकली नहीं है, लिस्ट पहले आउट हो जाती थी, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता था। लोग स्क्रीन के ऊपर ये कहते थे भी फलाने मंत्री के मामे का छोकरा एचसीएस लगेगा। ये तमाम चीजें हाँ, हरियाणा ने, ये फलाने मुख्यमंत्री का बेटा लगेगा या फलाने मुख्यमंत्री के बेटे के रिश्तेदार का कुछ लगेगा। आ जाती थी लिस्ट सारी की, पहले आ जाती थी। परंतु आज तो ये भी नहीं पता चलता किसी को, जब रिजल्ट आता है तभी पता चलता है कि भाई एक रिक्शा वाले के बेटे का एचसीएस में सिलेक्शन हो गया है। जब लिस्ट जारी होती है, तब पता चलता है कि एक गरीब परिवार के बच्चा जिसका पिता जुतियां गांठने का काम करता है, उसका बच्चा पुलिस में इंस्पेक्टर लग गया। जब लिस्ट आती है तब पता लगता है, जब लोग लड्डू के डब्बे लेकर के उसके पास जाते हैं, आपको बधाई है। ये सरकार के अंदर फर्क है। इनकी सरकार के अंदर तो
पहले पता लग जाता था भी फलाने मंत्री का बेटा, फलाने मुख्यमंत्री का बेटा या उसका रिश्तेदार नौकरी लग गया। हमारी सरकार में जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है भी किस गरीब परिवार का बच्चा, ये रिक्शा चालक के बेटा बेटी, ये हरियाणा सरकार में नौकरी लगी है। ये बहुत बड़ा बदलाव है ये और बड़ा हरियाणा बदलाव इस है। बदलाव को पसंद कर रहा है, मैं इसमें इसीलिए कोई दो राय कह रहा नहीं है। हूं कि आज किसी माँ बाप को चिंता नहीं है किसी के दर के ऊपर जाने की, नहीं तो जुतियां टूट जाती थी माँ बाप की। पैसा नहीं, नौकरी नहीं लगती थी, पैसे चले जाते थे, जमीन बिक जाती थी, गहने बेच देते थे, नौकरी नहीं लगती थी। ये ऐसी हालात थी। दलाल खा जाते थे, बीच में कई दलाल होते थे, खा जाते थे पैसा और वो कराते रहते थे, पैसा भी नहीं मिलता था, उनकी बात नहीं सुनता था कोई। परंतु आज किसी माँ बाप को चिंता नहीं है कि उसके बेटे के लिए उसको कोई 5 पैसे देने की आवश्यकता है। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार की नौकरी लग रहा है। मुझे खुशी है आज हरियाणा के अंदर हमने 2 लाख के करीब बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो सकता है, नहीं तो किसी और, क्या कांग्रेस की सरकार में संभव हो सकता है? कांग्रेस की सरकार में तो ऐसी हालात है कि एक कौली में दूध पा के रख दिया और बिल्ली छोड़ दी, ये हाल है। क्या बिल्ली ये कहे कि मैं दूध नहीं पीऊंगी और तो पी जाएगी? बिल्ली को रखवाली बैठा रहे हैं दूध के। अभी पीएम मोदी का आप कई बार जिक्र कर रहे हैं, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है 50% से सीधे 18% हो गया आखिर टैरिफ। आपने भी बधाई दी है, तारीफ भी की है, कैसे आप देख रहे हैं इस उपलब्धि को? नहीं, देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत गति से आगे बढ़ रहा है। जो आदरणीय मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का, उस विकसित भारत के ऊपर मोदी जी के नेतृत्व में गति से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इस प्रकार का वातावरण खड़ा करने की कोशिश की गई कि मोदी जी तो दबाव में आए हैं। अरे मोदी दबाव में आता तो फिर उसको 50% करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, हमारे संबंध हैं, इंटरनेशनल जो संबंध हैं, ये एक व्यापार का मामला है। व्यापार के अंदर जब बातें होती हैं, जो लाभ हमारे देश को होगा, भारत को होगा, मोदी जी उस दिशा में चलेंगे। ये नहीं है, हमारे संबंध अलग है। अमेरिका के साथ कोई संबंध गलत थोड़ी है। ये तो ये सोचते हैं कि उसके साथ लड़ाई शुरू कर दो विपक्ष वाले लोग। और किस प्रकार से राहुल गांधी जा करके यहाँ तो नहीं बोलता, यहाँ तो इसलिए ही नहीं बोलता कि यहाँ के लोग कभी पकड़ न लें उसको भी, तो क्या बोल दिया, वहाँ जाके बोलता है भी बस तो जाऊँगा मैं। देश की अगर बुराई करता है तो विदेश में जा करके करता है। ये देश के हित की बात कहाँ कर रहे हैं? एक बार नहीं किया, चलो गलती हो जाती है एक बार, टारगेटेड तरीके से किया है, स्पेशल जा करके किया है, पत्रकारों को बीच में जा करके कही है, टारगेटेड तरीके से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास तो किया गया, पूरा प्रयास किया है। पर यूनियन बजट भी हाल में आया है, आपने कहा कि कभी जो नहीं मिला हरियाणा को उतना मिला है, उधर विरोधी ये कह रहे हैं हरियाणा का जिक्र नहीं है यूनियन बजट में। मैंने शायद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बात कही थी प्रतिमा जी, मैंने एक बात कही थी कि कांग्रेस अपना पिछला कार्यकाल देखे, क्योंकि उनकी सरकार केंद्र में भी रही है। हरियाणा के लिए इन्होंने इस प्रकार का एक शगुफा बनाने का तैयार किया, एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि बजट में तो कुछ भी नहीं आया हरियाणा के लिए। मैंने पूरा डिटेल के अंदर बताया भी इस हेड के अंदर कितना आया, इस हेड के अंदर कितना आया, इतना लाभ हरियाणा को यहाँ मिलेगा, यहाँ इतना हरियाणा को लाभ मिलेगा। जीएसटी कलेक्शन के अंदर हरियाणा नंबर 1 के ऊपर चला गया है। ये पिछले 11 वर्षों की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की नीतियों का परिणाम है। और जो टैक्स की कलेक्शन है, पहली बार हरियाणा देश के अंदर नंबर 1 के ऊपर है, पहली बार हुआ है। हरियाणा का बजट भी आने वाला है, बतौर वित्त मंत्री आप सुझाव भी ले रहे हैं लोगों से, तो क्या विकसित हरियाणा विजन की झलक उसमें देखी जाएगी? उम्मीद करें लोग। बिल्कुल, देश के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, विकसित हरियाणा मजबूती से उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके गति से आगे बढ़ेगा। और मुझे जो हमारा बजट आएगा, क्योंकि हमने लोगों से, अलग अलग स्टेक होल्डर्स से हमने सुझाव लिए हैं, बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, और हमने ऑनलाइन
AI बेस्ड चैट बॉक्स के ऊपर भी हमने लोगों को कहा कि आप अपने सुझाव दीजिए। लगभग 9,000 के करीब हमारे पास उसके ऊपर भी सुझाव आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव। पिछले बार जब हमने सुझाव लिए थे लोगों से, हमने उन सुझावों को उसमें शामिल किया। अब जब हम दोबारा इस बजट के लिए लोगों के पास गए और अलग अलग स्टेक होल्डर से हमने बात किया, हमने ये भी बताया कि आपने इतने सुझाव दिए थे, इतने हमने शामिल किए, इतना बजट हमने घोषणा की थी, इतना खर्च कर दिया। ये पब्लिक को बताया, पेश किया गया, हाँ पब्लिक को बताया भी इतना बजट हमने अनाउंसमेंट किया था और उसमें से इतना खर्च कर दिया और 31 मार्च तक ये इतना खर्च हो जाएगा। ये पूरी की पूरी डिटेल बताने का पहली बार हरियाणा के लोगों को ये इन 11 वर्षों के अंदर 7वीं बार चल रहा है। नहीं तो कांग्रेस के समय में तो बजट के अंदर घोषणा हो जाती और उनकी घोषणा उनके घोषणा पत्र में हो जाती थी जब चुनाव लड़ते थे। हर बार बजट में रेवड़ियां देने का वो काम करते थे, परंतु रेवड़ियां बांटने का काम रेवड़ियां बांटने का वो काम सीएम करते साहब, थे। अभी क्योंकि हम लाडू की बात कर रहे थे, लाडू लक्ष्मी योजना की बात की, हाल ही में आपके कर कमलों से ITV फाउंडेशन की नमो शक्ति रथ अभियान जो चला के, जिसमें रिकॉर्ड टेस्टिंग से लेकर निःशुल्क उपचार का काम किया जा रहा है, कैसे आप देख रहे हैं और आने वाले दिनों में इस तरह के कितने अभियान किस तरह से और चलाए जाने की जरूरत है, क्या विजन आपका? नहीं देखिए, क्योंकि हमने महिलाओं को सशक्तिकरण के अंदर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। अभी हम देखते हैं पिछले दिनों जब चुनाव हुआ था, चुनाव के तुरंत बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा की भूमि के ऊपर आए थे और उन्होंने बीमा सखी योजना यहाँ से चलाई थी। मुझे खुशी है कि आज तक लगभग जब से वो 1 साल हुआ है उसको 56-57 हज़ार इतना कारोबार उन्होंने बीमा सखियों ने किया है। उनको सशक्त और मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है, चाहे नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देना और फिर उनको मुफ्त में जो ड्रोन देना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों को सशक्त किया जा रहा है। मैं तो अभी यहाँ जो स्वदेशी मेला लगा था पंचकुला में, जब मैं उसके अंदर विजिट कर रहा था तो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें थी, मैं उनसे बात कर रहा था तो मैं पूछ रहा था कि आपने कितनी सेल किया है। जो मुझे उन्होंने बताया, जो मिनिमम था वो 4 लाख था, जो मैक्सिमम था वो 45 लाख था। इतना बड़ा लाभ बहनों ने अपनी मेहनत से अपने आप को सशक्त करने का काम, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं कि महिलाओं को सरकार के प्रयासों से ही हो कैसे पाया। सशक्त किया जाए, कैसे सीएम मजबूत साहब। किया जाए। नहीं तो कांग्रेस के समय में था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, महिलाओं को तो वोट ले लेते थे। आज तक अगर कांग्रेस ने महिलाओं के लिए कोई योजना नीति बनाई हो तो वो बताएं। महिलाओं को सशक्त करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्योंकि हुआ। समय आपका बहुत व्यस्त है और आप आए हैं कीमती समय निकालकर, वाइंड अप की ओर चर्चा को ले जाते हुए पंजाब पर एक छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे। पंजाबी पगड़ी आप पहनते हैं, बहुत जचते हैं, पंजाबी आप बोलते हैं, पंजाब में सक्रिय हैं। इससे पहले महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, बिहार, जहां जहां आप कैंपेनिंग के लिए गए हैं, स्ट्राइक रेट उम्मीदवारों का शानदार रहा है। तो पंजाब इस बार क्या कह रहा है, क्या मूड के बीजेपी को इतिहास रचेगी वहां पर? नहीं देखिए, मैं हर बार एक बात बोलता हूँ, क्योंकि पंजाब अपना घर है, साडा घर है पंजाब। क्योंकि एक भरा अलग होया सी पंजाब तो, 2 भरा हैं। अज भी साडी छत एक ही है, अज भी साडा बेड़ा एक ही है। बीच में एक द्वार ही आई थी, द्वार भी नहीं है, बेड़ा एक ही है। परंतु बड़ा दुख होता है कि पंजाब के अंदर जो कुछ राजनीतिक दल थे, उन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पंजाब ਨੂੰ बहुत नीचे करने का काम किया है। उन्होंने अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए बड़े बड़े सजाबाग पंजाब के लोगों को दिखाते, परंतु उन्होंने अमल नहीं किया। और बड़ी दुख की गल है, ਜਦੋਂ मैं पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ जाना, लोग बड़ा प्यार करते हैं। लोग अज एक गल कहने हैं कि अगर पंजाब ਨੂੰ ਅੱਗੇ बढ़ाਉਣਾ है
तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पड़ तो सकता है। अपनी मुस्कान से वहां भी विरोधियों को ध्वस्त करने वाले हैं। छोटा और लास्ट कमेंट आपका, राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू में जो बयानबाजी देखी गई आमने सामने, उसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की स्टेटमेंट किसी दल के मुखिया ने बोलना होता है। वो बहुत सोच समझ के बोलता है, उसके लंबे क्या अर्थ निकलते हैं। परंतु इनकी जो मानसिकता है, जो इनकी सोच है, वो सोच 1984 को मैच कर रही है। 1984 के अंदर जिस प्रकार से सिखों के ऊपर कत्लेआम किया गया, अरे कोई व्यक्ति अपने घर से निकला है काम के लिए, उसने कोई जुल्म थोड़ी किया था। रास्ते में उसको किस प्रकार से गले में टायर डाल करके जला दिया गया, मार दिया गया। अरे परिवार का मुखिया था, उसके सर के ऊपर पूरा परिवार का पोषण हो रहा था, और उसी व्यक्ति को मार दिया गया। उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, किस प्रकार का अत्याचार किया। और वही अत्याचार, वही सोच, ये राहुल गांधी की जो रवनीत बिट्टू को कहा है, वो सोच निकल करके आई है। माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने आज तक 84 के दंगों को लेकर के माफी नहीं मांगी है, आज तक नहीं मांगी माफी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी तो फाइलें भी बंद कर दी थी, न्याय भी नहीं मिला था। मोदी जी ने उन फाइलों को निकलवाया, न्याय दिलवाने का काम किया, उनको जेल के अंदर डाला। और अब इस प्रकार की बात, राहुल को माफी मांगनी चाहिए इस बात को लेकर के। दुर्भाग्यपूर्ण है। ये रवनीत बिट्टू का अपमान नहीं है, ये सिख कौम का अपमान है। और उसकी सोच का पता लगता है कि उसकी सोच क्या है। अरे सिख गद्दार नहीं है, वो किस प्रकार की बात करता है। ये गुरुओं की दी हुई पगड़ी है। मैं अगर पंजाब के अंदर जाता हूँ, पगड़ी पहन करके जाता हूँ, वो गुरुओं का जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, जो उनका सम्मान है, वो सम्मान सिर के ऊपर होता है। मैं इसीलिए जाता हूँ, उसका सम्मान करना हमारी जिम्मेवारी है। गुरुओं ने हमें रास्ता दिखाया है, गुरुओं ने हमें प्रेरणा दी है, हम उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। और यही कारण है क्योंकि इनको नहीं मालूम है गुरुओं ने क्या कहा है, उनकी क्या उनकी वाणी थी, किस प्रकार से उस समय के अंदर। अरे इतिहास के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलता कि 3 पीढ़ियां जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी हो इस धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, जिन्होंने अपनी 3 पीढ़ियों को कुर्बान कर दिया हो, तो ऐसा दुनिया के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलता। देखा गया। बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे इस कार्यक्रम में। आपने हरियाणा के अपने विजन को लेकर, हरियाणा के विकास को लेकर, चुनाव को लेकर, विरोधियों को लेकर, पंजाब के चुनाव को लेकर या वहां के माहौल को लेकर बेबाकी से अपने